हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव पर। जैसा कि आपको जानते ही हैं, 12वीं कक्षा का अध्याय चल रहा है बच्चों हमारा मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो हमने कल स्टार्ट कर दिया था। आज लेक्चर नंबर है दूसरा, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी पढ़कर आए होंगे, एक बार दोहरा कर आए होंगे। आपने एनसीईआरटी को एक बार देखा होगा, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। वही हमारी गुरु माता है, उसी के मार्गदर्शन पर हम चलेंगे। किसके आधार पर? एनसीईआरटी के आधार पर। ठीक है, तो मानव जनन की बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं मानव जनन के बारे में। कृपया करके मुझे दिखाएं कितने बच्चे हैं जो हमारे पास आ गए हैं। चलिए जी, यादव सरकार, अभी, निषाद, कुलदीप, इफ्रा, सुनील चौधरी, नितेश, केएस ओनली, हेडशॉट, रंजीत, योगेश, फरहात, अंतेश, स्टडी, हिमांशु, मोनिका, साक्षी, नीरज, नितेश ऑफिशियल, आयत, जितेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का। इधर से विशाल, खुशहाल, सपना, दिशा, विशाल, रेखा, उपाध्याय। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। चलो, डॉक्टर विजय भी है। सर किसी के में क्लास स्टार्ट नहीं हुई? हो गई बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई। अर्श भाई भी है, आयुषी भी है, रिंशल भी है। ठीक है, खुशहाल, आयुषी, उपाध्याय, रिंशल, पांडे जी, पवन जी, रामलाल जी, बुलबुल जी। चलिए, अनीश, आदर्श, अर्चना, राजकिशोर, प्रिंस, डॉक्टर अंकिता, पंडित, एबीसीडी। अरे क्या बात है, बहुत सारे बालक हैं। चलिए जी, आगे चलते हैं। प्रियंका, रमशे। तो बेटा जी आगे बात करते हैं, लेकिन आगे बात करने से पहले अब जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीरियसली नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जो आप समझ सकते हैं डाउटनट मेनली किन बच्चों के लिए बना है, ये आपको पता ही है ना, कि वो बच्चे जो आर्थिक रूप से नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, जिनकी फैमिली जो इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी नहीं है, गुड नहीं है, जो भारी भरकम फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, तो उनके लिए डाउटनट लेकर आया बेटा जी नए कोर्सेज, एक बैच जिसका नाम है सफलता बैच। एक नया कोर्स लॉन्च होने वाला है डाउटनट की ऐप पर। पहले सुन लीजिएगा मेरे को, फिर कमेंट्स में बात करिएगा। पहले तो इस बैच के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है बच्चों, नंबर आपके पास स्टार्टिंग से वही आ रहा है, 0124715825। कुछ भी जानकारी लेनी है, कैसी भी जानकारी लेनी है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरा, कोई भी आप कोर्स लेते हैं 9th से लेकर 12th तक, सिर्फ 1000 रुपीज में। नीट और जेई का लेते हैं ओनली 2000 रुपीज में। चाहे जेई की प्रिपरेशन के लिए लेते हैं, चाहे नीट की प्रिपरेशन के लिए लेते हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में नहीं, हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सबसे लोएस्ट प्राइस है इस टाइम पर। ठीक है, होगा क्या अगर आप 10th की स्टडी कर रहे हैं, 10th का कोर्स परचेज करते हैं, मान लो आप 10th में हैं अभी और 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 10th का फुल कोर्स तो मिलेगा, साथ में 9th का रिवीजन भी मिल जाएगा। 11th के लिए खरीदते हैं तो आपको 11th का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 10th का रिवीजन भी मिल जाएगा। 12th का खरीदते हैं तो आपको 11th का भी पार्ट मिल जाएगा, रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप जेई नीट का कोर्स खरीदते हैं 2022 का, 2023 का, तो आपके पास 12th का रिवीजन्स भी आपको मिल जाएंगे। नहीं रमशय, ये अकेले सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं है, सारे सब्जेक्ट का है बेटा जी। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट मिलाकर ये फीस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं नहीं समझता इससे कम अमाउंट में कोई आपको इस तरीके से नॉलेज दे पाएगा। ठीक है, तो वो बच्चे जो समझ रहे होंगे कि आगे आने वाला फ्यूचर जो है वो ऑनलाइन ही है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यस, मैं मानता हूं ऑफलाइन में थोड़ा सा प्लस पॉइंट्स होते हैं, आप टीचर सामने हैं, आप टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, बोल पाते हैं, सुन पाते, मतलब बोल पाते हैं अपने। लेकिन अब देखिए जैसे जैसे जमाना बदल रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। आजकल तो सर्जरी डॉक्टर ऑनलाइन करने लग गए मेरे भाई। लंदन में बैठा हुआ डॉक्टर इंडिया में सर्जरी कर सकता है। यस, क्यों? क्योंकि तकनीक,
टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो क्यों ना स्टडी भी एडवांस होए। ठीक है, तो आगे आने वाला जो जमाना जो है वो ऑनलाइन ही है ना। और अगर ऑनलाइन है तो ऑब्वियस ही बात है, ऑनलाइन में फायदे भी बहुत हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जहां ऑफलाइन में आया, टीचर पढ़ाया, ठीक है, पढ़ा दिया, समझ में आ गया, मान लो 50% बच्चों को समझ में आया, 50% को नहीं आया, तो वो टीचर तो बार बार नहीं आएगा ना पढ़ाने के लिए, उस चीज को दोहराने के लिए। लेकिन ऑनलाइन में इस चीज का आपके पास फायदा है, आप उसी चीज को बार बार दोहरा सकते हैं। भाई एक बुक ही तो है आपके सामने, एक बुक ही तो है, वो बुक बार बार बोल रही है, आपको समझाने की कोशिश कर रही है। यही फायदा है किसका, ऑनलाइन में। तो बेटा जी अगर आपको लगे अच्छा, अगर आपको लगे बेहतरीन, अगर आपको लगे कि ये आपके लिए फायदेमंद है, तो कृपया करके जुड़िएगा डाउटनट के साथ। ठीक है सर, ऑनलाइन सर्जरी कैसे संभव है? ऑनलाइन सर्जरी कैसे संभव है ये मैं आपको बता देता हूं कैसे संभव है। सपोज लंदन में एक डॉक्टर बैठा है, सामने आपके क्या है, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, कंप्यूटर पे वीडियो कॉल चल रही है, और इंडिया में एक दूसरा डॉक्टर बैठा है जिसके पास डॉक्टर वो भी है, डॉक्टर वो भी है, लेकिन आप ये भी जानते हैं डॉक्टर्स में भी अव्वल दर्जा होता है, बहुत हाईली मैं बोलूंगा क्या, अव्वल क्लास के डॉक्टर है। मान लो जो लंदन में बैठे हैं, बहुत हाई डिग्रीज है, बहुत हाई एक्सपीरियंस है, बहुत सारी सर्जरी करी है उन्होंने। ठीक है, इंडिया में भी है, मना नहीं करूंगा, लेकिन मान लो इंडिया में कोई सर्जरी होनी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है जो यहाँ के इंडियन डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो कॉल करी, वहां से वो उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसे 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 करना है, सर्जरी चल रही है गाइडेंस में किसके, वो डॉक्टर जो वहां पर बैठा है। तो ऐसा भी होता है। चलिए जी, 1 2 3 4 ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट में अब प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं मेरे भाई। हाँ जी, करण मैं नहीं लेता हूं मेरे भाई, करण कुमार नहीं, मैं नहीं लेता हूं, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी, चलिए जी, हाँ साक्षी त्रिपाठी, बिल्कुल जी। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा कि ये फीस कितने दिनों के लिए है, कौन से सब्जेक्ट के लिए, कई सारे प्रश्न आएंगे ना, आपके पास नंबर है, दे दनादन कॉल कर लीजिए, खत्म बात, कॉल करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, खत्म। ठीक है, हाँ जी, कौन पढ़ाएगा इस कोर्स में, क्या क्या होएगा, जो भी कुछ मन में शंका है, जो भी कुछ मन में दुविधा है, जो भी कुछ पूछना है, अभी कृपया ना पूछकर इस नंबर पर पूछ ले, बस सब कुछ बता दिया जाएगा, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है, आपके सारे जो क्वेश्चंस है, उनके आंसर दे दिए जाएंगे, बस। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा हम अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपके पास मैंने नंबर दे दिया, आप यहां पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं जो भी कुछ पूछना है। बाकी हम आगे चलते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, मानव जनन, है ना। तो मानव जनन की बात कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हम क्विज ले आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना अर्श भाई, मैंने आपको बताया ना सारी चीज। चलिए क्विज की बात कर रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, पहला क्वेश्चन आता हुआ फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक जनन ग्रंथि सिर्फ स्तनधारी नर में पाई जाती है? ये कौन सा लगा दिया? दूसरा क्वेश्चन, स्खलित शुक्राणुओं का पोषक माध्यम कौन सा होता है? आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है,
बच्चों एक काम ध्यान से सुन, एक गलती हो गई है यहाँ पर गलती ये हुई है, ये वाला जो क्विज जो है, मैं समझ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं भी आपको बता रहा हूं, ये जो क्विज के ये जो दोनों प्रश्न थे ना ये आज लास्ट में आने थे और मेरा हो रहा था बहुत ही भयंकर सिर में दर्द, मैं समझ नहीं पा रहा था आज पढ़ा भी पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बच्चे आएंगे, कई बार हो चुका है मैं नहीं आ पाता हूं, कई बार हो चुका है कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं नहीं आ पाता हूं, आप वेट करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। तो सोच तो मैं आज भी रहा था कि नहीं आ पाऊंगा क्योंकि तबीयत खराब हो रही थी, सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था, इस वजह से यहां पर गलती हो गई है। क्या गलती हो गई कि ये वाला जो क्विज जो था ये लास्ट में आना था, ये पहले आ गया। कोई टेंशन नहीं है, एक काम करते हैं लास्ट वाले क्विज को अभी ले आए, चलो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको, है ना, क्योंकि अभी पढ़ाया भी नहीं है और आप में से कई कर भी नहीं पाए होंगे, जो कर पाए इट मींस उन्होंने पढ़ा हुआ, अच्छी बात है। एक काम करते बेटा जी, आगे चलते हैं और लास्ट वाला जो क्विज है ना उसको ले आता हूं मैं एक बार, ये वाला, ठीक है, इस क्विज को ले आता हूं, पहले इस क्विज को कर लेते हैं। डिस्प्रिन खा लो बेटा, मैं हर 2-3 दिन में खा रहा हूं अर्शिता, और ज्यादा डिस्प्रिन खाना पेट के लिए खराब हो सकता है ना। चलिए क्विज, पहला प्रश्न आता हुआ, वृषण की सेमिनिफेरस नलिका जनन एपिथीलियम से आस्तरित होती है जिसमें पाई जाती है, ये आप कर लेंगे। दूसरा प्रश्न, शुक्राणु कोशिका उत्पन्न होती हैं शुक्र जनक नलिका में, इंटरस्टिशियल कोशिका में, एपिडिडाइमिस में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। चलिए समय हुआ समाप्त बच्चों। अब आप बोलेंगे सर ये वाले तो रसगुल्ले प्रश्न थे, हलवा था, पिद्दी प्रश्न था, है ना। हाँ था, सिंपल से थे, ज्यादा कुछ टफ था नहीं इसमें, उनके लिए इजी रहेंगे जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं लेक्चर लिया, उनके लिए यस ये भौकाल प्रश्न होंगे। वृषण की सेमिनिफेरस जो नलिकाएं हैं या जो शुक्र जनक नलिकाएं जो होती हैं उनमें कोई जनन एपिथीलियम थी, ठीक, कल मैंने जाते जाते बताया था शुक्र जनक नलिका में जनन उपकला, जनन एपिथीलियम, है ना, उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं मिल रही थी, याद करिएगा, एक थी सर्टोली कोशिका और एक थी नर जर्म कोशिका। तो यहां पर दे रखी है कौन सी, सर्टोली कोशिका, यही तो पूछा है, कौन मिल रही थी, सर्टोली कोशिका मिल रही थी। भैया स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, ये तो बाद में जर्म कोशिका जो है वो बाद में बनाती है, बाद में शुक्राणु जब बनते हैं, शुक्र जनन जब होता है तब इन संरचनाओं का निर्माण होता है। जनन उपकला में क्या मिल रही थी, सर्टोली कोशिका जो आधार पर मिल रही थी, बड़ी बड़ी थी, और कुछ कुछ समूह में मिल रही थी क्या, नर जर्म कोशिका। ठीक है, दूसरा प्रश्न था मेरे भाई, शुक्राणु कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती हैं, कहां पर उत्पन्न हो रही है, सीधी सी बात है, शुक्र जनक नलिका जो होती है उसी के अंदर ही तो कौन बन रहे थे, आपके शुक्राणु। खत्म। तो शुक्र जनक नलिका में किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, सीधी सी बात थी। ये थे सिंपल से आज के जो स्टार्टिंग के जो 2 प्रश्न थे वो ये थे, जो आखिरी के 2 प्रश्न थे वो गलती से पहले आ गए थे, कोई बात नहीं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उन प्रश्नों को भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, देखिए कल हमने नर जनन तंत्र की बात करी थी, मैंने आपको बताया था नर जनन तंत्र के 4 भाग थे, एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि, और क्या था बेटा जी, बाह्य जननेंद्रिय कॉन्शिशन, ये हमने बात करी थी, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था किसके बारे में, वृषण के बारे में। वृषण के बारे में कुछ बिंदु मैंने आपको बताए थे, आई होप आप सभी को याद होंगे, फटाफट जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। वृषण जो होते हैं शरीर से बाहर होते हैं, एक आवरण में होते हैं जिसका नाम वृषण कोश होता है, अंग्रेजी में स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है,
क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर का जो तापमान होता है सामान्य 37 डिग्री, उससे 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है। क्या? वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए तापमान लगभग 34 से 35। इसलिए वो कहां आते? शरीर से बाहर आते हैं। कब आते हैं? गर्भकाल के 7वें महीने में आ जाते हैं। कौन उत्तरदायी होता है? एक हार्मोन जिसका नाम था FSH। अगर नहीं आ पाते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर रह जाते हैं, तो शुक्र जनन नहीं हो पाएगा, शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये परिस्थिति क्या कहला रही थी? क्रिप्टोकॉइडिज्म कहला रही थी। ठीक है। अब फिर हमने बात करी कि अगर क्रिप्टोकॉइडिज्म हो जाएगा तो वो जो नर जो है वो जनन योग्यता नहीं दर्शाएगा, वो कैसा हो जाएगा? जनन अयोग्य होएगा। ठीक है, ये हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी थी अगर वृषण में क्या हो जाए? कैंसर हो जाए या संक्रमण हो जाए तो वृषण को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा शल्य चिकित्सा द्वारा, ऑपरेशन द्वारा। इसको हमने बोला था आर्कीडेक्टोमी। सिंपल सा था। हमने बात करी हाथी जो होता है उसमें शरीर के अंदर ही रहते हैं वृषण, क्योंकि जितना तापमान उसके शरीर का सामान्य होता है उतने ही तापमान पर शुक्र जनन हो जाता है। हमने फिर बात करी कहीं ना कहीं चमगादड़ जो होता है उसमें विशेष परिस्थिति मिलती है, एक स्तनधारी है, जिसमें जब जनन करना होता है, ठीक है, तो वृषण शरीर से बाहर आ जाते हैं, जब नहीं करना होता तो वापस शरीर के अंदर चले जाते हैं। ये हमने देखा था। फिर हमने इसकी आंतरिक संरचना देखी थी वृषण की, तो हमने देखा एक बाहर एक पाउच है जिसका नाम है वृषण कोश, जिसके अंदर वृषण है। वृषण की आंतरिक संरचना जब हमने देखी तो हमें पता लगा वृषण अंदर से पालियों में बटे हुए, जिनका नाम है वृषण पालिकाएं, जो लगभग 250 से 300 वृषण पालिकाएं हैं। प्रत्येक पालिका में क्या मिल रही है? शुक्र जनक नलिका। ये हमने बात करी, क्या मिल रही है? शुक्र जनक नलिका। अब ये शुक्र जनक नलिका 1 से 3 हो सकती है, ये हमने बात करी थी। हमने एक शुक्र जनक नलिका की जब संरचना देखी तो हमने देखा सबसे बाहरी आवरण जो था, जो सुरक्षा दे रहा था, जिसका नाम था ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक है, अंदर क्या मिल रही थी? जनन उपकला, जिसमें आधारीय कोशिका थी जिनका नाम था सर्टोली कोशिका, और कुछ जगहों पर क्या मिल रही थी? जर्म कोशिका। ये हमने बात करी थी। आई होप ये सारी चीजें याद होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हैं वो समझानी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये हमारी मान लेते हैं शुक्र जनक नलिका है, सिंपल। इन शुक्र जनक नलिका में, इन शुक्र जनक नलिका में जरा तुरंत फटाफट सुनिएगा, इन दो शुक्र जनक नलिकाओं के बीच में कुछ कोशिकाएं मिल रही हैं जिनका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जरा जल्दी से कोई भी बच्चा मुझे बताएगा इनका क्या नाम था? हाँ जी बताएं जरा जल्दी से। ये जो कोशिकाएं जो इनके बीच में मिल रही हैं, क्या नाम था? यस, वेरी गुड दीक्षा, बहुत अच्छे। अर्शिता, वेरी गुड। रिया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी विपिन सिंह, वेरी गुड। मोहम्मद उवेश, बिल्कुल सही है। क्या नाम था बेटा जी इनका? लेडिग कोशिका। लेडिग कोशिका, इनको हम अंतराली कोशिका भी बोलते हैं, अंतराली कोशिका भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतराली कोशिका, लेडिग कोशिका। ठीक है, यहां पर क्या मिल रही थी मेरे भाई? बाहर ट्यूनिका प्रोप्रिया। इट्स ओके, ये समझ में आता है। मेन कौन थी? जनन उपकला, जिसमें आधारीय कोशिका जो थी, जिनका नाम क्या था? सर्टोली कोशिका। ये आपको याद होगा, ठीक है, जिनको हम पोषण कोशिका, नर्सिंग कोशिका, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मिल रही है कौन? जर्म कोशिकाएं। कौन मिल रही हैं? ये जर्म कोशिकाएं मिल रही हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा जर्म कोशिका के आधार पर क्या मिलता है? आप सीधा बोलेंगे सर सर्टोली कोशिकाएं मिलती हैं। क्या बोला मैंने? ये जर्म कोशिका है, नर जर्म कोशिका है। ठीक है, और इन कोशिका के आधार पर क्या मिलता है मेरे भाई? ये सर्टोली कोशिकाएं मिल रही हैं। तो हमने सीधी सी बात बोली है, यहां तक की बात, सर्टोली कोशिका पोषण देने वाली है किसको? शुक्राणुओं को। जब वो बनेंगे, कौन बनाएगा? यही नर जर्म कोशिका आगे चलकर शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। चलो जी सर जी, इतनी सी बात, सिंपल सी बात हमने कल भी देख ली थी, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। चलें आगे, चले अब आगे चलते, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक लड़का जब एक नर जब 12 से 14 वर्ष का होता है, ठीक है, तो उसके मस्तिष्क का एक भाग होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। क्या ये आप सभी ने नाम सुना है? हाइपोथैलेमस। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं ना।
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क होते हैं, नाम सुना होगा। अग्र मस्तिष्क जो होता है उसका एक भाग होता है जिसका नाम होता है डायंसीफेलॉन। क्या नाम होता है? डायंसीफेलॉन, अग्र मस्तिष्क का। उस डायंसीफेलॉन का जो आधारीय भाग जो होता है उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना सा विपिन भाई, कुलदीप भाई इधर ध्यान से सुनो। एक लड़का, एक नर जब 12 से 14 वर्ष का हुआ तो उसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोफिन स्त्रावी हार्मोन। क्या बात है विशाल, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है? GnRH। ये सेरिब्रम भी होता है, डायंसीफेलॉन भी होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब भी होते हैं। ठीक है, यस, 3 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के, डायंसीफेलॉन, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स, 3 भाग होते हैं, याद रखना। किसके? अग्र मस्तिष्क के। पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, क्रूरा सेरिब्राई और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब ये चीजें अभी जरूरत नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। यस, जब आएगा तब ये भी बात कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, एक लड़का जब 12 से 14 वर्ष का हुआ था तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला GnRH। किसमें? मेरे में और जितने भी नर है उनमें निकला था, जो सामान्य रूप से, जिनका शरीर जो है वो सामान्य रूप से कोई बीमारी नहीं है। क्या निकला? GnRH निकला। अब साहब ये GnRH, सोचो मैं जब 12 से 14 वर्ष का हुआ, मेरे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला GnRH। हार्मोन किस में निकलते हैं? रक्त में। रक्त होता हुआ शरीर के कौन से भाग में गया? इस हार्मोन को लेकर किस में गया? वृषण में। ठीक है, वृषण में गया। कौन सा हार्मोन? GnRH। अब वृषण में किसके पास गया? ये वृषण में कहीं ना कहीं पालिकाएं हैं, उन पालिकाओं के पास में कहीं शुक्र जनक नलिकाएं हैं। शुक्र जनक नलिकाओं के बीच में कौन थी? सर जी ये लेडिग कोशिका थी। इनके पास पहुंचा कौन सा हार्मोन? GnRH। है जी, क्या ये चीज मैंने सही बोली? कौन कौन बताएगा, क्या यहां तक की चीज मैंने सही बोली? हटाएं इसको, धीरज पटेल को। हाँ जी, धीरज पटेल तुम्हारा दिमाग भी यही है। क्या ये चीज मैंने सही बोली? नहीं, 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 सही नहीं बोली है। क्या हुआ? ध्यान से सुनना। ये GnRH बुद्धू वृषण में नहीं जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। नहीं, मैंने जानबूझकर गलत बताया था ताकि वो बच्चे जो फोकस कर रहे हैं सिर्फ चैटिंग पे, शायद वो समझ जाते। यस, क्या बात है, ध्यान से सुनना। देखिए हमारे मस्तिष्क का, इधर ध्यान से सुनिएगा, हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है। चलिए मैं फटाफट इस चीज को इस तरीके से समझाता हूं। देखिए फटाफट, मस्तिष्क, फोकस करिएगा इधर, चैट पर नहीं। 3 भाग थे, एक है अग्र, एक है मध्य और एक है पश्चिम। अग्र जो है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रमस्तिष्क, जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। एक होता है डायंसीफेलॉन, हिंदी में भी डायंसीफेलॉन, और एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के भी भाग होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। अभी हम बात कर रहे थे इस डायंसीफेलॉन की। सिंपल सा ध्यान से सुनिएगा, ये डायंसीफेलॉन एक रूम की तरह है। ध्यान से सुनिएगा, क्या? मस्तिष्क का जो अग्र भाग जो होता है, अग्र मस्तिष्क, उसके 3 भाग हैं। अग्र मस्तिष्क 3 भागों से बना होता है, जिसमें से एक होता है डायंसीफेलॉन। ठीक है, ये डायंसीफेलॉन एक रूम की तरह है। किसकी तरह मेरे भाई? एक रूम की तरह। अब रूम जो होता है हमारा, उसमें छत है, हाँ है, फर्श है, हाँ है, दीवार है, हाँ है। ठीक है, तो ये जो डायंसीफेलॉन है, इसकी छत है, हाँ है, इसका फर्श है, हाँ है, और इसकी दीवारें हैं, हाँ है। जो छत होती है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, जो छत होती है उसको हम बोलते हैं एपिथैलेमस। जो फर्श होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस,
और जो दीवारें होती है उनको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या इतनी सी बात जो सीरियसली सुन रहे हैं क्या नहीं समझ में आएगी? इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी। मेरा मस्तिष्क, आपका मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र मस्तिष्क के भी फिर 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक भाग का नाम है डायंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन जो है वो एक रूम की तरह है, जिसमें छत है, फर्श है, दीवार है। छत जो है उसका नाम है एपिथैलेमस, फर्श जो है उसका नाम है हाइपोथैलेमस, दीवारें जो है उनका नाम है थैलेमस। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी? डन 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 आ गई ना? अब जरा सोचिए, ये कौन है? ये कौन है? मान लो ये हमारा डायंसिफेलॉन है। मान लो कौन है मेरे भाई? ये डायंसिफेलॉन है। इस डायंसिफेलॉन की ये है फर्श, ये है छत और इधर है दीवारें। चलो जी, सिर्फ समझाने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं होता कि इस तरीके से ही मिलता है, सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से। ये क्या है सर जी? ये है हाइपोथैलेमस। ठीक, कौन है मेरे भाई? ये हाइपोथैलेमस है। और इस हाइपोथैलेमस से एक ग्रंथि जुड़ी हुई है जिसे हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जिसका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या? पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब इस पीयूष ग्रंथि के भी भाग होते हैं। ये वाला भाग क्या कहलाता है? अग्र। ये वाला क्या कहलाता है? पश्चय। और इनके बीच में एक अल्प विकसित भाग होता है। अल्प विकसित हमारे अंदर मनुष्यों में एक अल्प विकसित भाग होता है जिसका नाम होता है मध्य। यानी हमने क्या बोला कि ये जो पीयूष ग्रंथि है मेरे भाई, ये पीयूष ग्रंथि भी कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में हमारे अंदर, मनुष्य की बात कर रहे हैं। एक है अग्र जो सबसे बड़ा भाग है, एक मध्य जो अल्प विकसित है, और एक पश्चय। ठीक है, अब इनमें से कौन सा भाग सीधा मस्तिष्क के संपर्क में? हम सीधा बोलेंगे पश्चय जो है वो सीधा मस्तिष्क के संपर्क में। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस किसका भाग है? मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, तो याद रखना, पश्चिम मस्तिष्क जो होता है वो एक डंडी के द्वारा, ये डंडी सी दिख रही है, एक तंतु सा दिख रहा है, एक डंठल सा दिख रहा है, इसका नाम होता है फ्यूनिकल, जिसके द्वारा ये पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। यस, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा, इनके साइंटिफिक नेम होते हैं। पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा क्या है? इनके वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा जी, अब ध्यान से सुनिएगा। इसे हम मास्टर ग्रंथि बोल रहे हैं। क्यों सर? न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखो, न्यूरोहाइपोफाइसिस इज डिफरेंट। ये पर्टिकुलरली ये दोनों भाग जो होते हैं ये मिलकर कहलाते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, और पश्चय पीयूष ग्रंथि और ये वाली डंडी नुमा, तंतु नुमा जो संरचना, डंठल नुमा, इनको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये पूरी पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं हाइपोफाइशियल ग्लैंड। ठीक है सर, समझ नहीं आ रहा है? अरे बुद्धू, कुछ पढ़ा होगा तो समझ में आएगा ना। समझ नहीं आ रहा है? कतई 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? मस्तिष्क 3 भाग हैं उसके। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, जिसमें से एक भाग डायंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन के 3 भाग। जो छत है उसका नाम एपिथैलेमस। तेरे घर पर छत है? बोल उसको, अभी बोल ऊपर, कौन है तेरे छत? एपिथैलेमस है। फर्श क्या है? हाइपोथैलेमस है। दीवारें क्या है तेरी? थैलेमस है। ठीक है, अब समझ में आएगा ना? डांट खाने के बाद एकदम से समझ में आता है। हाइपोथैलेमस क्या थी? फर्श थी। क्या था? फर्श था। ठीक है, उस फर्श से जरा सोच, तू जिस कमरे में रह रहा है वो पहली मंजिल पर है? जिस कमरे में तू रह रहा है वो पहली मंजिल पर है। ठीक है, जिसमें तेरी ऊपर कौन है? छत है। नीचे कौन है तेरे? फर्श है। चारों तरफ दीवारें हैं। तेरे रूम का नाम क्या है? डायंसिफेलॉन है। पहली मंजिल पर है। अब जरा सोच, पहली मंजिल के नीचे भी तो एक और ग्राउंड फ्लोर होगा ना, तो तेरी जो फर्श जो है वो नीचे वाले की छत होगी कि नहीं होगी? होएगी ना। अब तेरी फर्श से नीचे वाले के
पंखा लटका हुआ है, यानी तेरे फर्श से नीचे क्या लटका हुआ है? पंखा लटका हुआ। और वो पंखा कौन है मेरे भाई? पीयूष ग्रंथि है। सर टिलेंसीफेलॉन होता है मेरे भाई। इसी मस्तिष्क के कई सारे, इसी मस्तिष्क के ना प्रेमस्तिष्क, इनके वैज्ञानिक नाम होते हैं। टिलेंसीफेलॉन, रोम्बेंसीफेलॉन, राइनेंसीफेलॉन, डायंसीफेलॉन, कई सारे नाम होते हैं। अभी मस्तिष्क नहीं पढ़ रहे ना, जो चीज जरूरी है उस पर काहे फोकस नहीं करते हो? हाँ, अब समझ में आया होगा। सर स्पर्म कहां बनते हैं? वृषण में बनते हैं मेरे भाई। सर को गुस्सा आता है, बहुत भयंकर वाला आता है। आइए ध्यान से सुनिएगा। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो गुस्सा भी आएगा, और अगर आप पढ़ेंगे, अच्छी बात करेंगे तो बहुत मजा भी आएगा। ठीक है? हाँ देख, अब समझ में आया सर, अब समझ में आया। हाँ जी, ये कौन है? पीयूष ग्रंथि है। इस पीयूष ग्रंथि में ये वाला भाग है अग्र, ये थोड़ा सा बीच में अल्प विकसित था हमारे अंदर, जिसका नाम है मध्य, और ये लास्ट वाला भाग है पश्चय। ठीक है? पश्चय भाग जो है वो सीधा हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है, इस डंठल के द्वारा, इस डंडी के द्वारा। अग्र और मध्य पीयूष को मिलाकर हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और पश्चय पीयूष ग्रंथि, पश्चय पीयूष भाग जो था, और ये जो डंठिल जो होती है फ्यूनिकल, इसको मिलाकर हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। बस प्रभु, इससे ज्यादा तुमसे झेला भी नहीं जाएगा। ठीक है? अब मेन जो चीज है वो ये कि भैया इस अग्र पीयूष ग्रंथि के अंदर होते हैं हार्मोन, मध्य में भी होते हैं हार्मोन, पश्चिम में भी होते हैं हार्मोन। अगर याद रख सकते तो याद रख लेना, 11वीं कक्षा का ये चीज है, 11वीं कक्षा में आती है। छह हार्मोन इस अग्र पीयूष ग्रंथि में। LH, पहले मैं GH लिख देता हूं। हाँ जी, कौन? GH। GH कौन? गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है? लड़कियों का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। दूसरा LH, लड़कों का हॉस्टल। ठीक है? तीसरा FSH, बना लेना जो बनेगा, TSH, ACTH, PRL। कुल मिलाकर ये 6 हार्मोन आपने अग्र पीयूष ग्रंथि में याद रखने हैं। नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी याद रखने, नहीं भी कर रहे हैं तो भी याद रख लेना मेरे भाई। तो ये 6 हार्मोन है, इनका नाम याद रखना। GH ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, हिंदी में भी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH पुट्टी का प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन। ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, हिंदी में भी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और PRL प्रोलैक्टिन। ये 6 हार्मोन थे जो अग्र मस्तिष्क में थे। पश्चय अग्र मस्तिष्क कह रहा हूं, अग्र पीयूष ग्रंथि में थे। पश्चय पीयूष ग्रंथि में 2 हार्मोन याद रखिएगा। एक का नाम है ADH, इसी को ही हम वेसोप्रेसिन भी बुलाते हैं, और ऑक्सीटोसिन। ठीक है? और ये जो मध्य पीयूष ग्रंथि जो होती है, इसके अंदर भी एक और हार्मोन होता है जिसका नाम MSH होता है। तो कुल मिलाकर ये हार्मोन, अब ये फालतू में मैं यूं ही टाइम वेस्ट कर रहा हूं, समझना तो है नहीं आप में से कईयों ने, यूं टाइम पास कर रहे हो, है ना? सारा ध्यान तो चैटिंग की तरफ है। हटाओ रे भैया, ऐसे बच्चों की जरूरत ही नहीं है। हटाओ, जो पढ़ रहा है उनको दिखाओ बस। हटाओ ये। हटाओ हटाओ हटाओ। ठीक है। हाँ, इसको बड़ा करें बस। वेरी गुड गीतांजलि, बहुत ही बढ़िया। उपाध्याय, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो बेटा जी कुल मिलाकर यहां पर 6 हार्मोन, ये यहां पर एक हार्मोन MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं नाम वापस से बोल रहा हूं, लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो आराम से हाथ पीछे रखकर बैठ जाओ। ठीक? GH ग्रोथ हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन या उसका दूसरा नाम वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब ये चीज काहे बताई, सिर्फ इतना सा समझाने के लिए। एक लड़का, मैं, आप में से कई लड़के जब 12 से 14 वर्ष के हुए तो हमारे हाइपोथैलेमस से, यानी यहां से, इस हाइपोथैलेमस से, ये जो हाइपोथैलेमस था, ये जो फर्श जो था, इस फर्श से, किसके फर्श से, डायंसीफेलॉन के फर्श से एक हार्मोन निकलकर आया, एक हार्मोन निकलकर आया, ठीक है, और पहुंचा किसके पास, इस अग्र पीयूष ग्रंथि के पास में। क्या बोला हमने, GnRH उस हार्मोन का नाम था जो हाइपोथैलेमस से निकला, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये गया किसके पास, अग्र पीयूष के पास, और अग्र पीयूष जो है, उस अग्र पीयूष से कहा निकाल, उस अग्र पीयूष से बोला निकाल दो हार्मोन अपने अंदर से निकाल, एक निकाल LH, एक निकाल FSH। सिंपल सी बात थी। मैं 12 से 14 वर्ष का हुआ, मेरे ब्रेन में यानी मेरे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से निकला कौन, GnRH, निकल कर किसके पास गया, अग्रपीयूष के पास। अग्रपीयूष के पास जाकर उससे कहा, मतलब उसको प्रेरित किया क्या निकलवाने के लिए, दो हार्मोन LH और FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। सिंपल सर, ग्लैंड्स वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, वेरी गुड। ठीक है, अब जी आगे चलते हैं। अब साहब ये LH और ये FSH करेंगे क्या, ये LH गया इसके पास में। अब जरा सोचिए, ये LH FSH कहां से निकले, इधर देखिए, ये LH FSH कहां से निकले, मेरे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के पास में जो पीयूष ग्रंथि थी वहां से निकले, यानी ऊपर खोपड़ी से ही निकल रहे होंगे ना, ऊपर खोपड़ी में से ही निकल रहे होंगे ना। ये कौन, ये हार्मोन LH FSH कौन निकले, LH FSH, और ये जा रहे हैं कहां गए, नीचे, किसमें, वृषण के पास। कौन गए, दोनों, कौन, LH FSH गए, जिसमें से LH तो पहुंचा किसके पास, लेडिग सेल के पास। ठीक है, और जाकर इस कोशिका को प्रेरित किया क्या करने के लिए, कुछ हार्मोन निकालने के लिए। और भैया उस हार्मोन का नाम जो है उनको हम बोलते हैं पुंजन, गुंजन नहीं, कहीं गुंजन पक्षी कर दो, क्या, पुंजन, एंड्रोजन, यानी ऐसे हार्मोन जो क्या कहलाते हैं, नर लैंगिक हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन। सर जी आपकी क्लास का कोई टाइम होता है, अरे बांगड़ू रोज बोलता हूं, 12:30 बजे क्लास है। हाँ जी, क्या, पुंजन क्या है, हार्मोन्स का वो समूह है जो नर के लैंगिक जनन तंत्र से संबंधित है, जिनका नाम है पुंजन। और मेन पुंजन जो हार्मोन है, मेन एंड्रोजन जो है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। सिंपल, क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कौन है, एक पुंजन हार्मोन है। पुंजन हार्मोन क्या होते हैं, नर लैंगिक हार्मोन्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पुंजन, एंड्रोजन्स। और उनमें से मेन पुंजन जो है, मेन एंड्रोजन जो है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अगर ना समझ में आए तो बाबू ये LH आया, लेडिग सेल के पास आया, लेडिग सेल से बोला अब तू भी निकाल, क्या निकाल, यहां से हार्मोन निकाल। कौन सा हार्मोन निकाल, टेस्टोस्टेरोन निकाल। लेडिग कोशिका ने, अंतराली कोशिका ने निकाल दिया टेस्टोस्टेरोन। अब बांगड़ू ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन कुछ हमारे अंदर ऐसे लक्षण उत्पन्न करेगा, कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न करेगा जो हमारे अंदर जब हम पैदा हुए थे तो नहीं थे, जो हमारे अंदर पैदा हुए थे तो हमारे अंदर वो नहीं थे। ठीक है, जैसे एक लड़का जब पैदा होता है तो क्या उसकी आवाज भारी होती है, नहीं, कतई नहीं होती, बाद में जाकर उसकी आवाज भारी होती है। एक लड़का पैदा होता है तो दाढ़ी मूछ के साथ पैदा होता है, नहीं, नहीं होता।
एक लड़का जब पैदा होता है तो क्या मसल्स के साथ में पैदा हो रहा है बहुत तगड़ी वाली? नहीं। मांसपेशी संगठन बहुत तगड़ा होता है? नहीं, नहीं होता ना। तो कुल मिलाकर ये लक्षण जो बाद में उत्पन्न हो रहे हैं इनको हम बोल रहे हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण, ठीक है। जबकि वो लक्षण जो बाद में उत्पन्न हो रहे हैं हमारे अंदर, क्या? युग्मकों का निर्माण। किसका निर्माण? युग्मकों का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। ये कौन सा लक्षण है? ये कहां पर हो रहा है? सर ये वृषण में हो रहा है। तो वृषण का जो विकास हो रहा था वो क्या था? प्राथमिक लैंगिक लक्षण था। फिर से सुनिए, जिनको नहीं समझ में आया, प्राथमिक और द्वितीय लैंगिक लक्षण ध्यान से सुनना। कहीं ना कहीं लैंगिक हमने लक्षण बोला, यानी कहीं ना कहीं ऐसे लक्षण जो लैंगिक तंत्र से संबंधित है, ठीक है। मैंने बोला जब मैं पैदा हुआ था तो ना ही मेरे अंदर मस्कुलैरिटी बहुत तगड़ी अच्छी थी, ना ही मेरी दाढ़ी मूछ थी, ना ही मेरी आवाज भारी थी, ठीक, डन। मैं जब 12 वर्ष का हुआ, 12 से 14 वर्ष का, तो मेरे अंदर हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला GnRH, है ना। और ये GnRH अग्रपीयूष ग्रंथि से LH और FSH को निकलवा रहा था। LH और FSH जो है ये आने से पहले हमने बोला ये LH और FSH जो थे, इनमें से ये LH जो आया वो क्या, उसने लेडी कोशिका से क्या निकलवा दिया? टेस्टोस्टेरोन निकाल दिया। अब ये टेस्टोस्टेरोन जो है हमारे अंदर शुक्र जनन प्रक्रिया को भी प्रारंभ करेगा। क्या बोला? शुक्र जनन प्रक्रिया को भी प्रारंभ करेगा और दाढ़ी मूछ, आवाज का भारी हो जाना, मस्कुलैरिटी आ जाना, इन चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होएगा। अब जरा सोचिए, ये जो हार्मोन है ये क्या कहला रहा है? लैंगिक हार्मोन। और ये ऐसे लक्षण उत्पन्न कर रहा है जो जनन से संबंधित है, जैसे युग्मकों का निर्माण। तो युग्मकों का निर्माण किस में हुआ? वृषण में। तो वृषण का जो विकास है, वृषण का जो निर्माण है वो है प्राथमिक लैंगिक लक्षण। जबकि इसके अलावा जो लक्षण जो इसके द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं? द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आवाज के भारीपन के लिए, दाढ़ी मूछ के आने के लिए, ठीक है। चलिए जी, इतनी सी बात मेरे ख्याल से आपको, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं इनको। तो टेस्टोस्टेरोन के दो कार्य, एक तो नर लैंगिक, मैं बोलूंगा द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना, और दूसरा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को चालू कर देना। अब ध्यान से सुनना, ये टेस्टोस्टेरोन निकला कहां? बताओ कहां निकला? बाहर निकला है। कौन? टेस्टोस्टेरोन निकला है ना बाहर, बाहर निकला है ना। लेडी कोशिका ने बाहर निकाल दिया क्या? टेस्टोस्टेरोन। लेकिन इसकी जरूरत है क्या करने के लिए? सर शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को चालू करने के लिए। क्या बोला? फिर से सुनना, दिमाग लगाना, सोचना। इन कोशिकाओं ने इसकी उपस्थिति में निकाल दिया टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन चाहिए क्या बनाने के लिए? नर युग्मक बनाने के लिए। कौन? शुक्राणु। भैया शुक्राणु कौन बनाएगा? इस नलिका के अंदर ये कोशिका बनाएंगी, ये कोशिका शुक्राणु बनाएंगी, ये कोशिका शुक्राणु बनाएगी, लेकिन टेस्टोस्टेरोन है बाहर। भैया कहां से लाऊं? भैया कहां से लाऊं? तो बेटा जी ये जो FSH हार्मोन जो है, ये FSH हार्मोन इन सर्टोली कोशिका को, ध्यान से सुनना, LH ने तो इन कोशिका को प्रेरित कर दिया ये बनाने के लिए। अब मुझे टेस्टोस्टेरोन को अंदर लाना है, कैसे लाऊं? कैसे लाऊं? तो ये FSH ने प्रेरित किया इन सर्टोली कोशिका को। क्या करो? एक काम करो, बनाओ अखिल भारतीय पार्टी, ABP। ABP न्यूज आती है ना, ABP न्यूज है ना, अखिल भारतीय पार्टी। हां, आज की बात पुरानी हो जाएगी, है ना। जो आज बातें कर रहे हैं वो पुरानी हो जाएगी, 2-3 दिन में भूल जाएंगे, है ना। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कुछ ऐसे प्रोटीन, यानी कुछ ऐसे प्रोटीन जो इस एंड्रोजन को बाइंड करके अंदर की तरफ कंसंट्रेट कर देंगे, यानी अंदर की तरफ ले आएंगे। सिंपल। क्या बोला हमने? लेडी कोशिका ने क्या निकाला? टेस्टोस्टेरोन निकाला। टेस्टोस्टेरोन की जरूरत कहां है? अंदर है। क्यों अंदर है? क्योंकि यही नर जर्म कोशिका को प्रेरित करना है, क्या बनाने के लिए? शुक्राणु बनाने के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन अंदर आएगा। कैसे आएगा? कौन लाएगा? तो इस FSH ने इस सर्टोली कोशिका को, कौन सी कोशिका को मेरे भाई? ये है कौन? सर्टोली कोशिका। इन सर्टोली कोशिका को बोला
कि एक काम करो सर्टोली कोशिका, मेरे लिए काम कर दो। एफएसएच ने सर्टोली कोशिका को बोला मेरे लिए काम कर दो, एबीपी बना दो थोड़ा सा। उन्होंने एबीपी बनाया, एबीपी बन गया। एबीपी क्या कर रहा है? एबीपी इनको लेकर आ रहा है अंदर। अंदर आ गया कौन? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन कहेगा नर जर्म कोशिका चालू हो जाओ। क्या बनाने के लिए? शुक्राणु बनाने के लिए। ये है काम। चलिए जी, अब इतनी सी बात थी, ये आपको समझानी थी। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। ये हमने वृषण की बात कर रहे थे, वृषण की आंतरिक संरचना में हमने शुक्रजनक नलिका तक की बात कर ली। अब इसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर बात करने वाले हैं सहायक नलिका की। अब इसको समझना पड़ेगा। देखिएगा, ये वृषण था मेरे भाई। कौन था ये? वृषण था। वृषण के अंदर पालियां हैं। हाँ जी सर जी, बहुत सारी है, 250 से 300 है। मैंने कहा ठीक है जी। पालियों में कौन? सर जी शुक्रजनक नलिका। मैंने कहा जी ठीक है, 1 से 3 हो सकती है। हाँ जी। अब जरा सोचिए, ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, कौन? शुक्रजनक नलिका। इनका ये जो छोर, जो ये जो दिख रहा है, ये जो सिरा जो दिख रहा है, ये आगे जाकर एक जाल सा बना रहा है। कौन? शुक्रजनक नलिका का एक सिरा तो इधर की तरफ है, अंदर की तरफ है, यानी ये वाला, वो तो बंद है। दूसरा सिरा जो है, कई सारी शुक्रजनक नलिका आपस में जुड़कर एक जाल सा बना रही है, जिसको हमने बोला है वृषण जालिका, रेटे टेस्टिस। ठीक है। इन वृषण जालिकाओं से, प्रभु ध्यान से सुनिएगा, कुछ छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही हैं। कुछ छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या निकल रही हैं? कुछ छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही हैं। वो छोटी नलिकाएं जो किससे निकल रही हैं? इस वृषण जालिका से निकल रही हैं। देखिए, वृषण जालिका लाल रंग की दिखाई है, कुछ नीले रंग की कुछ छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही हैं। इनका नाम है शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं अंग्रेजी में बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। बहुत सिंपल। ये वासा इफ्रेंशिया, ये शुक्र वाहिकाएं आगे जाकर खुल रही हैं वृषण के बाहर। अब देखिए, ये कहानी कहां पर हो रही है? यहां तक की कहानी तो वृषण के अंदर थी। ये शुक्र वाहिकाएं जाकर खुल रही है वृषण के बाहर एक लंबी सी नलिका, एक लंबी सी नलिका, जो कहां मिल रही है? वृषण के बाहर मिल रही है। लेकिन वृषण के तो बाहर है, लेकिन किसके अंदर है? लेकिन किसके अंदर है मेरे भाई? वृषण कोश के अंदर है। ये कौन? वृषण कोश। तो वो बच्चे जो सीरियसली सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, वृषण कोश, वृषण कोश के अंदर वृषण, वृषण के अंदर पालिकाएं, पालिकाओं के अंदर शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका आगे की तरफ बढ़ी और मिलकर एक जाल बनाई। क्या नाम है? वृषण जालिका। ये वृषण जालिका से कुछ छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही है। क्या नाम है? शुक्रवाहिका, जो बाहर आ रही है किससे? वृषण से, और खुल रही है एक बड़ी सी नलिका में। ये जो बड़ी सी नलिका है, इसका नाम है प्रभु क्या? अधिवृषण। क्या नाम है इसका? अधिवृषण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एपिडीडाइमिस। ठीक है। अब ये जो अधिवृषण जो है, ये फिर एक छोटी सी पतली सी नलिका में खुलता है, और ये नलिका वृषण कोश से बाहर आ जाती है। ये नलिका वृषण कोश से बाहर आ रही है। और इस नलिका को हमने नाम दिया है क्या? शुक्र वाहक। क्या नाम दिया है? शुक्र वाहक। वास या वासा, कई जगह वासा भी होता है, कई जगह वास भी होता है। वास डिफरेंस। ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरे भाई आपने याद रखना था, यहां पर कुल मिलाकर ये 4 संरचनाएं। कौन? वृषण जालिका सबसे पहले ये,
फिर उसके बाद ये छोटी छोटी नलिकाएं, कौन बेटा जी? आपकी शुक्र वाहिकाएं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रभु आपने याद रखना बड़ी सी नलिका कौन सी? अधिवृषण, जो ओपन हो रही है किसमें? शुक्रवाहक में। शुक्रवाहक वृषण कोश से बाहर आ गया, अधिवृषण वृषण के बाहर था, लेकिन शुक्र वृषण कोश के अंदर था, ठीक है। तो ये चार नलिकाएं मिलकर क्या कहला रही हैं? आपकी सहायक नलिकाएं। ये थी चीज, सिंपल सी, ये है क्या? सहायक नलिकाएं। हाँ जी, यहां तक की चीज समझ में आ गई है। चलें आगे। अब आगे क्या होएगा? अब ये डायग्राम है जो आपने देखा होगा, आपकी बुक में बना हुआ है, हमारी एनसीईआरटी में इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। ये वृषण, देखना, फोकस करिएगा इस डायग्राम को, अच्छे से देखिएगा। ये वृषण है, इस वृषण के बाहर ये वृषण कोश है। ध्यान से आज देखिएगा इस डायग्राम को अपनी एनसीईआरटी में। वृषण, वृषण के बाहर वृषण कोश, ठीक है। वृषण के अंदर पालिका, उन पालिकाओं के अंदर शुक्र जनक नलिका जो आगे जाकर एक जाल बनाती है। यहां पर उस जाल से वृषण शुक्र वाहिकाएं निकलती हैं और शुक्र वाहिकाएं जाकर ओपन हो रही है एक ऐसी नलिका में जो वृषण के बाहर है, जिसका नाम है अधिवृषण, ठीक है, एपिडिडाइमस। फिर अधिवृषण से एक नलिका निकल रही है जो वृषण कोश से बाहर आ रही है, जिसका नाम है शुक्रवाहक। ये रही, ये शुक्रवाहक आ गई बाहर। अब ये बाहर आकर कहां से कहां जा रही है, ये चीज समझनी थी। तो बेटा जी हमारे अंदर कहीं ना कहीं उत्सर्जन तंत्र जो होता है, उत्सर्जन तंत्र वो बना होता है। ध्यान से सुनना, मेरे अंदर, लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है वो बना हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूं, सीधा ही बना देता हूं, टेढ़ा क्यों बनाऊं? हाँ जी, हमारे अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है वो बना हुआ है मेरे भाई एक जोड़ी वृक्क से। वृक्क नाम सुना है ना आप सबने, किडनी। उस किडनी से ये नलिका आ रही है, उस वृक्क से ये नलिकाएं आ रही हैं, ठीक है। इन नलिकाओं का नाम है क्या? मूत्र नलिकाएं, यूरेटर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? मूत्र नलिका। मूत्र नलिका ये जो आ रही है, ठीक है, मूत्र नलिका, यूरेटर। क्या लेकर आ रही होगी? मूत्र लेकर आ रही होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। आकर ओपन हो रही है किसमें? एक बड़ी सी थैलीनुमा संरचना में, जिसका नाम है मूत्राशय। किसमें ओपन हो रही है? मूत्राशय में। सिंपल तरीके से समझाऊं मेरे भाई, ये किडनी ओपन हो रही है किसमें? लो जी मेरे भाई, ये मूत्राशय में, ठीक, सिंपल। अब ये मूत्राशय किसमें ओपन हो रहा है? मूत्र मार्ग में, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं। तो चार चीजें हो गई, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। वृक्क, मूत्र नलिका, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। लो जी, हिंदी में भी बोल दिया, इंग्लिश में भी बोल दिया है, ठीक है। जिनको हिंदी में सुनना था हिंदी में बोल दिया, जिनको इंग्लिश में सुनना था दोनों में बोल दिया है। अब क्या हुआ था मेरे भाई, यहां से वृषण से और उस वृषण कोश में से ये अधिवृषण था इस तरीके से, ठीक है। एक नलिका बाहर आई जिसका नाम था शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहक इस मूत्र नलिका के ऊपर से, यूरेटर के ऊपर से एक फंदा लेते हुए नीचे की तरफ आ रही है। आ रही है, ठीक है। ऐसे इधर भी आएगी, क्योंकि एक जोड़ी वृषण है, एक जोड़ी मूत्र नलिकाएं हैं, तो इधर से भी आएगी और इधर से भी आ रही, ठीक है सर जी। आगे अब यहां पर ना एक जोड़ी ग्रंथि मिल रही है, एक जोड़ी ग्रंथि मिल रही है, वो एक सहायक ग्रंथि है जिसका नाम है शुक्राशय। क्या नाम है? शुक्राशय, ठीक है। सेमिनल वेसिकल या सेमिनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, अलग अलग लोग अलग अलग नाम बोलते हैं, जो नाम आपको अच्छा लगे उससे बुलवा लीजिए। हिंदी वाले बच्चे सीधा याद रख लीजिएगा शुक्राशय, ठीक है। शुक्राशय भैया यहां भी है, शुक्राशय यहां भी है, और लगभग लगभग पिछले भाग की तरफ है मूत्राशय के। भैया इस शुक्राशय से एक नलिका निकली,
जो इस किसके साथ में, ये कौन आ रही थी, शुक्रवाहक आ रही थी, इसके साथ में जुड़कर एक कॉमन नलिका बनाई। कितनी सी बात समझ में आई? फिर से बोलूं, सर जी राइट वाला बिग क्यों होता है किडनी, कहां वाला राइट वाला बिग होता है किडनी? ले आम बना दिया मैंने, किडनी भी नहीं बन रही मेरी तो। हाँ जी जरा जल्दी से मुझे बताएं, यहां पर क्या मिल रहा है, ये शुक्राशय, उस शुक्राशय से क्या निकली मेरे भाई, एक नलिका। ये शुक्राशय ग्रंथि है जो कुछ ना कुछ पदार्थ स्त्रावित कर रही है, और वो पदार्थ इस शुक्राशय से निकलकर, इस नलिका से निकलकर किस में जा रहा है, ये नलिका जो ये जो नलिका थी, इसका नाम क्या था, शुक्रवाहक। तो मेरे भाई शुक्रवाहक और ये शुक्राशय नलिका दोनों मिलकर एक कॉमन नलिका बनाई, समान नलिका बनाई, और इस नलिका का नाम है स्खलन नलिका। स्खलन नलिका, जिसको हम इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। वेल डन, क्या बात है विशाल इंडिया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। बताओ संजना क्या पूछना है? क्या नाम है, स्खलन नलिका, इजैक्यूलेटरी डक्ट। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होएगा, यहां भी ऐसा ही होएगा, ये इधर से आएगी नलिका, अरे ये थोड़ी ना आएगी, ये तो हमारा मूत्र मार्ग था, यहां से आएगी फंदा लेते हुए मूत्र मार्ग के ऊपर से, और इसकी नलिका के साथ जुड़ जाएगी, और ये भी क्या बन जाएगी, सब स्खलन नलिका। कितनी स्खलन नलिका सर जी? 2 स्खलन नलिका, एक ये स्खलन नलिका, एक ये स्खलन नलिका। साहब ये दोनों स्खलन नलिका जाकर खुलेंगी किस में, खुद सोचिए। ये संरचना क्या थी, ये सर जी ये मूत्र मार्ग था। मैंने कहा हां जी, मूत्र मार्ग में जाकर खुल रही है कौन, स्खलन नलिका। अब ये स्खलन नलिका मूत्र मार्ग में जाकर खुल रही है। ठीक है सर जी, 2 इजैकुलेट डक्ट होती हैं, हाँ जी, एक इधर की तरफ की, एक इधर की तरफ की, और दोनों जुड़ जाएंगी, और दोनों जुड़कर किस में खुल रही है, मूत्र मार्ग में। ठीक है सर जी, आगे चलते हैं। अब जैसे मूत्र मार्ग में खुलती हैं, ध्यान से सुनना, ये मूत्र मार्ग में, ध्यान से सुनिएगा, मूत्र मार्ग जिसको हमने बोला था यूरेथ्रा। अब डिटेल में पढ़ते हैं तो इस यूरेथ्रा के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है जिसमें ये स्खलन नलिका आकर खुली है, सबसे पहला भाग ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। का है क्योंकि इसके ऊपर एक जोड़ी नहीं, एक ही होती है। क्या एक जोड़ी के रूप में नहीं होती, एक ही होती है। आप बोलेंगे सर जोड़ी दिख रही है, अरे मेरे भाई ये ऐसे है, ये देखिए ये एक नलिका है, ये एक नलिका है, इसमें सामने की तरफ ऐसे नलिका, ऐसे, जिसका ये वाला हिस्सा भी दिख रहा है और इधर वाला हिस्सा, मतलब ऐसे ऐसे यूं है ना, ये इस तरीके से है, यानी सामने से भी दिख रहा है, पीछे से तो इस तरीके से फोल्ड था ये। ठीक है, तो याद रखना ये पूरी एक ही है, ये एक ही है, ये इसका नाम है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, ये दूसरी सहायक ग्रंथि, पहली शुक्राशय, दूसरी प्रोस्टेट। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग के जिस हिस्से पर मिलती है उस मूत्र मार्ग को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग या प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब साहब ये भी अपना पदार्थ जो है स्त्रावित करके अंदर डाल देगी। ठीक है जी, फिर जी इस मूत्र मार्ग का सबसे छोटा भाग, छोटा सा भाग झिल्ली में मूत्र मार्ग कहलाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, हिंदी में बोलते हैं झिल्ली में मूत्र मार्ग। छोटा सा भाग होता है जिस पर एक जोड़ी छोटी छोटी क्या मिल रही हैं, ग्रंथियां मिल रही हैं, जिनका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि। कौन सी, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। ये बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि ये भी अपना पदार्थ यहां पर डाल देती हैं, तरल जो होता है यहां पर डाल देती हैं। फाइनली इसके बाद का जो मूत्र मार्ग होता है उसको हम बोलते हैं शिशनीय मूत्र मार्ग, पिनाइल यूरेथ्रा, जो किस में ओपन हो रहा है, ये है बाह्य जननेंद्री।
ठीक है, कौन है मेरे भाई? ये बाह्य जननेंद्री होती है किसकी? नर की, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिशन। और इस शिशन के अंदर जो मूत्र मार्ग था उसका नाम था पेनाइल यूरेथ्रा या शिशनीय मूत्र मार्ग। ये थी संरचना। अभी सिर्फ इतना ही, आज के लिए इतना ही। थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, प्रॉपरली इनको समझाना पड़ेगा। आई होप इतनी सी बात। ये 3 ग्रंथियां याद रखना, शुक्राशय, प्रोस्टेट और इसका नाम था काउपर, या इसको हम बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं, और हिंदी में एक और नाम कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 3 ग्रंथियां आपने याद रखनी है, शुक्राशय, प्रोस्टेट, पुरस्थ और कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां क्या कहलाती है मेरे भाई? सहायक ग्रंथियां कहलाती है। ये थी सिंपल सी संरचना। कल इसको हम और आगे चलकर कंप्लीट करेंगे। तो आज क्विज का वो वाला आंसर अगर मैं एक बार रिपीट करके आपको एक बार समझा देता हूं, जो क्विज में स्टार्टिंग में लेकर आया था। इनमें से कौन सी सहायक जनन ग्रंथियां सिर्फ स्तनधारियों में मिलती है? याद रखना बेटा, काउपर ग्रंथि जो थी वो छोटी छोटी 2 थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलती है? याद रखना, स्तनधारियों में मिलती है। याद रखना, स्तनधारियों में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है? काउपर ग्रंथि मिलती है। मतलब काउपर ग्रंथि जो है वो सिर्फ स्तनधारियों में मिलती है, बाकियों जीवों में नहीं मिलती है। स्खलित शुक्राणुओं का पोषक माध्यम कौन सा होता है बेटा जी? वो जो शुक्राणु जिस तरल में आते हैं उसको हम सेमिनल द्रव बोलते हैं। वो जो अभी सहायक ग्रंथियां भी बताई है ना 3, वही सहायक ग्रंथियां एक तरल स्त्रावित करती है जिसका नाम होता है सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल द्रव, जिसके अंदर शुक्राणु आते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेमिनल द्रव बोलते हैं। ठीक है, तो ये था मेरे भाई आज का लेक्चर। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया था क्विज, इस चीज के लिए माफ करिएगा। ये शिशन जो है ये समझाना है, सहायक ग्रंथि थोड़ी सी बतानी है। कल इस नर जनन तंत्र को पूरा समाप्त कर देंगे। ये क्विज हमारा हो गया था, बस ये लास्ट में आपको दिखाना था। अगर भरोसा हो तो इसको जरूर फॉलो किया करें। शायद आप में से कुछ फॉलो करते होंगे, जो नहीं करते इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद, थैंक यू जी, बाय बाय जी, टेक केयर जी।